हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 8 है। इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। दो एग्जाम्पल हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं रजिस्टर की कलर कोडिंग के आधार पर वो कर चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल में कह रहा है एक कार्बन रजिस्टर विच हैज रेड, ग्रीन एंड येलो स्ट्रिप्स रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो 3 स्ट्रिप है, रेड, ग्रीन, येलो। फोर्थ स्ट्रिप दी हुई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेड, रेड का मतलब क्या हुआ 2। फर्स्ट डिजिट किससे, रेड कलर की फर्स्ट स्ट्रिप 2 है नंबर। सेकंड स्ट्रिप ग्रीन कलर की है और ग्रीन का नंबर है 5। और थर्ड स्ट्रिप येलो कलर की है, वो मल्टीप्लायर बताएगी, टेबल से देख लें। ग्रीन येलो कलर का मल्टीप्लायर क्या है, 10⁻⁴ ओम। ये तो किसका वैल्यू आ गया, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है भाई 10⁻⁴ है तो 4 जीरो आ गई। और 250, इन 3 जीरो को किलो लिख सकते हैं, किलो ओम, 250 किलो ओम। ये तो रेजिस्टेंस आया। लेकिन इसी प्रश्न में कहता कि रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस कहता, रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस। तो ये कैसे निकालें, रेजिस्टेंस तो आ गया, रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस कैसे निकालें भाई। रेजिस्टेंस तो ये हो ही गया 10⁻⁴ ओम, ये निकालना तो आपको आ ही गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रिप से, प्लस माइनस। अब टॉलरेंस क्या होगी, अब फोर्थ स्ट्रिप तो है ही नहीं। अब जब फोर्थ स्ट्रिप नहीं है तो नो कलर मानेंगे हम फोर्थ स्ट्रिप का, और नो कलर के लिए टॉलरेंस कितना होता है 20%। नो कलर के लिए टॉलरेंस कितना होता है 20%। तो रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में एग्जाम्पल 4 हम उल्टा लेते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए कार्बन रजिस्टर इज 22 × 10⁻⁴ ओम। ठीक है, 22 × 10⁻⁴ ओम। ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक कार्बन रजिस्टर की दे रखी है। आइडेंटिफाई द कलर्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ strips given on the surface of carbon register। अब हमें कलर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन होगा भाई। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की, न्यूमेरिकल वैल्यू है 22 × 10⁻⁴ ओम। ठीक है ना, 22 × 10⁻⁴ ओम, यही तो है। अब फर्स्ट स्ट्रिप कलर क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिप कलर किससे डिसाइड होगा, फर्स्ट डिजिट से 2। और 2 किसका, अब उस टेबल में देखें 2 किसके लिए है, रेड के लिए। 2 किसके लिए है, रेड के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रिप का कलर क्या हो गया, रेड। सेकंड स्ट्रिप कलर किसको बताएगा, सेकंड स्ट्रिप कलर किससे पता चलेगा, इस सेकंड डिजिट से। सेकंड डिजिट भी क्या है 2, तो ये भी सेकंड स्ट्रिप भी किस कलर की हो गई, रेड। थर्ड स्ट्रिप कलर क्या होगा, जो मल्टीप्लायर है वो बताएगा थर्ड स्ट्रिप कलर। मल्टीप्लायर कितना है 10⁻⁴, और 10⁻⁴ किस कलर का मल्टीप्लायर है, येलो का। किसका है, येलो का। और फोर्थ स्ट्रिप कलर क्या होगा, फोर्थ स्ट्रिप कलर, अब फोर्थ के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो फोर्थ स्ट्रिप का कलर अभी हम नहीं बता सकते, फोर्थ स्ट्रिप का कलर बता ही नहीं सकते जब तक कि इसमें टॉलरेंस गिवन ना हो। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है, टॉलरेंस का वैल्यू दे ही नहीं रखा, तो फोर्थ स्ट्रिप का कलर हम निकाल ही नहीं सकते। यदि यहां कहता 22 × 10⁻⁴ ओम प्लस माइनस 10%, तो हम फोर्थ स्ट्रिप का कलर क्या दे देते, सिल्वर।
10% किसका टॉलरेंस है? सिल्वर का। तो फोर्थ स्ट्रिप का कलर क्या हो जाएगा? सिल्वर। लेकिन अभी जो गिवन केस है इसमें तो प्लस माइनस में कुछ है ही नहीं, टॉलरेंस 0 है। अब 0 तो किसी कलर का होता ही नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी हम कह नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए कि कैसे हम किसी कार्बन रजिस्टर के कलर कोडिंग के आधार पर न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है कलर कोडिंग के आधार पर कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यू निकालना, और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। वो सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी तक हमने देखिए रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, कलर कोडिंग के आधार पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया, ठीक है। और हमने ओम्स लॉ की बात कर ली, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस की बात हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई। अब मैं एक टर्म और डिस्कस करना चाहता हूँ, करंट डेंसिटी। एक टर्म आएगी करंट डेंसिटी, इससे भी हम देख लें। करंट डेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जे से रिप्रेजेंट की जाती है। करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट की जाती है, और ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया कितना करंट है उसे हम करंट डेंसिटी कहेंगे। इसका मतलब हम करंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? दैट इज जे इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। आई क्या है? करंट है, और ए क्या है? एरिया, ठीक है। तो करंट अपॉन एरिया, ये क्या लिखा जा सकता है? करंट डेंसिटी लिखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या लिखा जा सकता है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। अब इसमें J इज इक्वल टू सिग्मा ई का रिलेशन भी आता है कि जो करंट डेंसिटी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, ये भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, करंट डेंसिटी का पता चल गया। अच्छा, इसका यूनिट और देख लीजिए। यूनिट क्या होगा भाई? आई किसमें? एम्पियर में। आई करंट है तो एम्पियर, और ए क्या है? एरिया, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखें एम्पियर मीटर स्क्वायर। माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करें और -2। ये ए तो एरिया है, ध्यान रखिएगा, और ये ए एम्पियर है, ये एरिया है, लिख देता हूं मैं, ये ए एरिया है, ठीक है। और ये आई क्या है? करंट है। आई क्या है? करंट है। अब मैंने कहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने बात की थी कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये स्केलर आना चाहिए, लेकिन वेक्टर कैसे बोल रहा हूं? तो ये क्लियर होगा हमें किससे? रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच रिलेशन से क्लियर हो जाएगा। करंट डेंसिटी यानी J, करंट डेंसिटी का मतलब J, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब E। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, इसको डिराइव करने के लिए हम सहारा लेंगे ओम्स लॉ का। यूजिंग ओम्स लॉ वी में राइट, क्या लिखा जा सकता है? बी में राइट, क्या लिख सकते हैं भाई? V इज इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस R इज इक्वल टू रेयो L अपॉन ए होता है या नहीं? रेयो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर। ए क्या है? एरिया। तो यदि R की ये वैल्यू यहाँ रखें ओम्स रिलेशन में, तो ये क्या हो जाएगा? R की जगह लिखा रो L अपॉन ए, और ये I, और इसको थोड़ा रीअरेंज करके मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू, कैसे लिख लेता हूँ? I, ये रो को इधर लिख लेते हैं, चलिए, रो I अपॉन ए इंटू L, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ से
मैं निकाल लेता हूँ V अपॉन एल इज इक्वल टू रो I अपॉन ए। अब ऐसा लिखने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है, और D की जगह हम L ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है V अपॉन डी, और डिस्टेंस D को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, L से करो, R से करो, D से करो। V अपॉन L क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड I अपॉन ए क्या होता है, J बराबर क्या होता है, I अपॉन ए, ये लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 3, देयरफॉर इक्वेशन 3 विल बी, क्या हो जाएगा, V अपॉन एल की जगह क्या लिखें, V अपॉन एल की जगह क्या लिखें, E, ठीक है, और रो, और इसकी जगह क्या लिखें, J, ये J है। और यहां से मैं लिख सकता हूं वेक्टर J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो और इंटू E, ये लिख सकता हूं। ये रिलेशन आ गया, ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारा। अब इस रिलेशन से आगे और थोड़ा सा हम करते हैं। रिलेशन क्या आया हमारा, रिलेशन जो आया J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E, ये आ गया, ठीक है। E वेक्टर है तो J वेक्टर होगा। वेयर रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कुछ भी कह सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यही है, ठीक है। अब एक टर्म होती है कंडक्टिविटी, ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी एक टर्म होती है कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी रिलेशन में मैं बता रहा हूं आपको कंडक्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन रो। अब यूनिट क्या होगा इसका, सिग्मा का, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा भाई, इसका यूनिट क्या है, रो रेजिस्टिविटी का यूनिट हम जानते हैं ओम मीटर होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओम का हो जाता म्यो और मीटर का पर मीटर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसको म्यो को साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन पर मीटर, ये इसका यूनिट होता है, किसका, कंडक्टिविटी का, ठीक है। अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है क्या चीज भाई, रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल की ज्यादा होगी वो इंसुलेटिंग बिहेवियर करेगा, और जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो कंडक्टिंग बिहेवियर करेगा। क्लियर है बात। तो यहां से जब सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो है, तो जो करंट डेंसिटी होगा उसको क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इंटू ई। तो ये फाइनल रिलेशन आ गया किसके बीच, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये फाइनल रिलेशन आया, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है। तो ये बात हो गई रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे और फिर उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन के आधार पर हम ओम्स लॉ डिराइव करेंगे और अगेन फिर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे दोबारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी लेक्चर नंबर 9 जो हमारा होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर होगा। थैंक यू वेरी मच।